न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की अगर बात करें तो 3 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत गया है और अभी भी वो सलाखों के पीछे हैं। आर्यन मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में आर्थर रोड जेल में बंद है। आर्यन को इस मामले में अभी तक कोई भी राहत मिल नहीं पाई है। निचली अदालतों से बेल रिजेक्ट होने के बाद मामला अब बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। बता दें कि अब शाहरुख खान ने अपने लाडले के लिए बड़े बड़े वकीलों की फौज उतार दी है, जिसमें सबसे खास नाम मुकुल रोहतगी का है, जो देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। और इसी बीच आर्यन खान की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ पूर्व एसीपी वेद भूषण जी हैं और साथ ही अदाकारा मानवी तनेजा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का एफएम न्यूज पर। जी नमस्कार नेहा। नमस्कार। तो जिस तरह से आर्यन खान को लेकर ये मुसीबत बढ़ती ही जा रही है, मुसीबत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बेल नहीं मिल पा रही है, तो वेद भूषण जी आपके पास मैं पहले आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से समीर वानखेड़े को भी अब उनकी जांच को भी इसमें घसीट कर लाया गया है। एक मंत्री और एक अधिकारी के बीच की टकराव, इसे हम कह सकते हैं, टकराव की स्थिति यहां पर बन गई है। आप खुद भी एक अधिकारी रह चुके हैं, किस तरह से आप उनकी इस जांच को देखते हैं, या जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं क्या वाजिब है? देखिए नेहा, जो फिल्मी स्टाइल में सिस्टम जो चलाया जा रहा है, चाहे वो उसमें मंत्री शामिल रहे हो या और दूसरे जो गवाह, जिस तरह से वो ड्रामा कर रहे हैं, एक हाई ड्रामा जैसे फिल्मी पिक्चरों के अंदर होता है मुंबई स्टाइल में, उस तरह से दिखाया जा रहा है। परंतु जो कोर्ट अदालत और जो कानून का सिस्टम है, जो एनसीबी का सिस्टम है, जो हमारी हिंदुस्तान की कोर्ट्स हैं, वो तमाम एविडेंसेस पर और फाइल के ऊपर डिपेंड करते हैं। अभी मुंबई हाई कोर्ट में इसमें सुनवाई चल रही है, सेशन कोर्ट ऑलरेडी डिसमिस कर चुकी है। अभी जो नए हालात आ रहे हैं उसमें आर्यन खान की मुसीबतें और बल्कि बढ़ा दी हैं। उनके पास नो डाउट बैटरी ऑफ लॉयर्स हैं, बड़े बड़े एडवोकेट्स की फौज वो लेकर कोर्ट के अंदर आ रहे हैं। परंतु जिस तरह से जो घटनाक्रम डेली हर घंटे के बाद, मिनट के बाद बॉम्बे फिल्म की तरह बदल रहा है, वो वाकई में एक चौंकाने वाला, जिस तरह की पर्सनल एलिगेशन पर बिल्कुल एकदम घटिया निम्न स्तर पर तमाम चीजें आ रही है, वो बड़ी सोचने को मजबूर करती है कि किस सिस्टम के तहत हम जी रहे हैं, किस तरह से तमाम चीजों को पेश किया जा रहा है। हिंदुस्तान की जनता सब जानती है, सबको पता है सारी चीजों के पीछे क्या है। ये आने वाले टाइम में पता लगेगा। वानखेड़े जी के खिलाफ भी कोई मामला बनता है, नहीं बनता है, उसमें इंक्वायरी होगी। एक पूरा एक सिस्टम है, उसको सभी को विश्वास करना चाहिए। हमें अपने देश की अदालतों पर, हमारे अपने डिपार्टमेंट है, उन पर विश्वास करना चाहिए। इसमें जिस राजनीति और घटिया राजनीति की जा रही है, तो यानी आपका मानना है इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है। मैं वापिस आपके पास आऊंगी, मानसी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से जो स्टार किड्स हैं उनके नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, आर्यन खान के बाद अब हम देख रहे हैं कि एक शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। बॉलीवुड में बहुत ऐसे सितारे हैं जो ड्रग्स की चपेट में या नशे की लत के कारण इस तरह से हमने देखा कि परेशानी में आ चुके हैं, और आर्यन खान उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगी। अनन्या का भी अब नाम सामने आने लगा है। ये भी कहा जा रहा है कि और लोगों को सबक मिल पाए, बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो स्टार किड है उससे हमारे बच्चे प्रभावित ना हो, समाज के बच्चे प्रभावित ना हो, इसलिए भी बेल नहीं मिल पा रही है आर्यन को। देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले बॉलीवुड को टारगेट करा जा रहा है। आर्यन से जहाँ बात आप कर रहे हैं, कुछ भी रिकवरी नहीं हुई है। आर्यन के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ। इवन वो ब्लड टेस्ट में ये भी नहीं साबित हो पाया कि उसने ड्रग्स लिया है। जो ड्रग्स बरामद हुआ वो सैनिटरी पैड में हुआ है। तो एज पर एनसीबी ड्रग्स की रिकवरी नहीं हुई है। सिर्फ व्हाट्सएप चैट के बेसिस पे उसको उसकी जो जीसी है वो है, और वो उसी की वजह से उसको बेल नहीं मिल पा रही है। और ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मीडिया ट्रायल इतना क्यों हो रहा है। मीडिया एक वर्डिक्ट सुना करके बैठ गया कि आर्यन, जैसे भी आपने मुझे बोला कि हमारे दूसरे बच्चे प्रभावित हो पा रहे हैं, उससे ड्रग्स नहीं पाया गया है और अभी तक वो गिल्टी नहीं है। उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर वर्डिक्ट पहले ही सुना दिया गया है। वर्डिक्ट से क्या होता है कि एक परसेप्शन बन जाता है कि आप ड्रग्स लेते हैं और आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। चलो ठीक है, वो जांच का विषय है।
जहाँ तक अभी समीर जी की बात चल रही है, तो कुछ तो सिस्टम में देखिए क्रेडिबिलिटी पे शक नहीं है, समीर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो लूपहोल है। क्योंकि जैसे अभी प्रभाकर आए हैं और उन्होंने 15 से 20 एलिगेशन लगा दिए हैं समीर जी पे और एनसीबी पे, तो देखिए 98% मैं मानती हूँ कि एलिगेशन गलत होंगे, लेकिन 2% कहीं ना कहीं कुछ तो लूपहोल है एनसीबी में। जैसे कि एक सेल्फी लेना, गोस्वामी का सेल्फी लेना, और गोस्वामी का जो वीडियो चैट है जिसमें उसे वो वीडियो थोड़ा सा दिखा रहा है कि वीडियो चैट है या किसी पे फोन पे बात करा रहा है आर्यन की, तो कुछ प्रोटोकॉल है जो एनसीबी के हैं और उसने प्रोटोकॉल को तोड़ा है। वेद भूषण जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। ये पूरा जो मामला है अब संजीदा होता जा रहा है। अगर हम वानखेड़े की बात करें तो जिस तरह से अब उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे वो 25 करोड़ रुपए की जबरन वसूली के हो या फिर सर्टिफिकेट को लेकर हो, तो पहले अभी 23-24 दिन हो चुके हैं आर्यन को, वो जेल में है। अचानक से ये मामला उभर कर सामने आना, अचानक से उन पर इतने एलिगेशन लगा दिए जाना, ये पूरी जांच की विषय है। बिल्कुल सही आपने कहा, 22 दिन हो गए, 22 दिन तक वो क्यों चुप था, क्या पता, मतलब बहुत सारे सवाल। वेद भूषण जी, मानवी जी आपको रोकना चाहूंगी। वेद भूषण जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी नेहा, बिल्कुल आपकी आवाज क्लियर आ रही है मुझे। जी, आपका रिएक्शन इस पर चाहूंगी। देखिए नेहा, ये जो एनसीबी की जो स्थापना हुई थी वो इसलिए हुई थी कि हिंदुस्तान में जो ड्रग्स है उसके कनेक्शंस को खत्म करना। ये छोटे मोटे आर्यन का केस या रिया चक्रवर्ती केस, ये पर्पस इस डिपार्टमेंट को खड़ा करने का नहीं था सरकारों का। उनका पर्पस था कि इसके सोर्स तक पहुंचा जाए, कहाँ से ये तमाम ड्रग्स हिंदुस्तान के अंदर लाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, प्रोक्योर किए जा रहे हैं। मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। एक बहुत बड़े मिनिस्टर, यदि उनके साथ उनका चपरासी उनका अटैची लेकर जा रहा है, उस अटैची के अंदर ड्रग्स भरी हुई है, तो आप किसको अरेस्ट करेंगे? क्या उस बेचारे मासूम चपरासी को अरेस्ट करेंगे या मंत्री जी उसके जिम्मेदार है? मेरे हिसाब से मंत्री जी जिम्मेदार है। आर्यन कोई छोटा आदमी नहीं है। शाहरुख खान एक मशहूर हस्ती का लड़का है, वो अपनी जेब में ड्रग्स लेकर नहीं चलेगा, उसको ड्रग्स। तो सर क्या हम ये समझे कि आप ये कहना चाह रहे हैं आर्यन खान को सिर्फ फंसाया जा रहा है, इस पूरे मामले पर अब राजनीति हो रही है, प्रेशर भी बनाया जा रहा है कहीं ना कहीं? नहीं, राजनीति नहीं हो रही, पर एनसीबी को काम करने के लिए, उसकी दिशा भटकाने के लिए कुछ लोग इस तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं जिससे कि सही कंक्लूजन पर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ना पहुंच जाए। उनको धैर्य नहीं है क्या? कुछ टाइम के लिए वेट कर लें, चार्जशीट आएगी, हाई कोर्ट के अंदर मामला विचाराधीन है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यदि उनको ट्रस्ट नहीं है सिस्टम के ऊपर, उसकी अपील कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। परंतु जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन को भटकाने की कोशिश की जा रही है मीडिया में, जिस तरह से तमाम चीजों का ट्रायल किया जा रहा है, तो तमाम को इंतजार करना चाहिए। ड्रग्स मिलना कोई जरूरी नहीं है। यदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जैसे व्हाट्सएप या दूसरी चीजों को आज सुप्रीम कोर्ट और बड़ी बड़ी अदालतें उसको एज एन पीस ऑफ एविडेंस मानती है, तो व्हाट्सएप चैट को इतना आसान नहीं है कि व्हाट्सएप चैट को आप डिनाई कर जाए कि एविडेंस नहीं है। जब देश की अदालतें उन चैट को मानती है तो हम सबको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि हम इसी सिस्टम का एक हिस्सा है, हम इस सिस्टम का एक भाग है। तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन के दौरान में इस तरह की चीजें नहीं की जानी चाहिए जो ये तमाम मीडिया में इस तरह की चीजें लाई जा रही है। इन सब के लिए आइंदा के लिए एक हिदायत होनी चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन में कोई इंटरफेरेंस, मैं तो इसको एक इंटरफेरेंस मानता हूँ कि ये इसमें एक रुकावट पैदा करने के लिए, पैदा करने के लिए, रुकावट पैदा करने के लिए, दिशा को भटकाने के लिए आपका कहना है कि ये सब किया जा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एफएम न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। मानवी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेशन है उसे भटकाने का काम किया जा रहा है। वेद भूषण जी हमारे साथ जुड़े थे, पूर्व एसीपी, उनका ये पूरा कहना रहा और ये भी कहा कि वो ये नहीं मानते हैं कि सिर्फ आर्यन ही दोषी हैं। कौन लोग हैं जो जांच को भटकाना चाह रहे हैं, बहुत सारी चीजें अभी इसमें और भी साफ होना बाकी है, लेकिन पूरा मामला है क्या, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। क्योंकि एनसीबी की जो टीम है उसने 2 अक्टूबर को लग्जरी क्रूज शिप पर छापेमारी की थी। ये क्रूज शिप मुंबई से गोवा जा रहा था। एनसीबी ने दावा किया था कि क्रूज पर होने वाली एक ड्रग्स पार्टी थी जिसका पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। क्रूज पर बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आर्यन को 3 से 4 अक्टूबर तक के लिए रिमांड पर भी भेजा गया, एनसीबी के हवाले किया गया और फिर ये रिमांड अवधि 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई थी। और इसके बाद 7 अक्टूबर को आर्यन खान की पेशी हुई। आर्यन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तब से
जमानत याचिकाएं खारिज होने की वजह से आर्यन आर्थर रोड जेल में अभी तक बंद है। यानी अभी भी मामले की सुनवाई हो रही है और अभी तक उन्हें बेल मिल पाएगी या नहीं, ये बात साफ नहीं हो पाई है। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस को लेकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने वानखेड़े का सर्टिफिकेट शेयर कर उनके मुस्लिम होने का दावा किया था, जिसे उन्होंने सही बताया है। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाब मलिक ने कहा कि वानखेड़े एक मुस्लिम है और उन्होंने फर्जी जाति सर्टिफिकेट बनाकर सरकारी नौकरी को हासिल किया है। नवाब मलिक के वानखेड़े पर कई तरीके के आरोप लगाए गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर किस किस तरह के जो आरोप हैं वो नवाब मलिक ने लगाए हैं वानखेड़े पर, क्योंकि जिस तरह से पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है उसके बाद कई आरोप लगाए गए हैं नवाब मलिक की तरफ से समीर वानखेड़े पर। उन्होंने कहा कि एक दलित का हक छीना है समीर वानखेड़े ने, अपना असली जाति सर्टिफिकेट दिखाएं आप। नवाब मलिक का ये भी दावा है कि वानखेड़े एक मुस्लिम है, फर्जी जाति सर्टिफिकेट बनवाकर उन्होंने सरकारी नौकरी हासिल की है। जाली सर्टिफिकेट है तो असली सर्टिफिकेट दिखाएं वानखेड़े। कई आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से मंगलवार को की गई थी और उन्होंने इन सभी आरोपों को सही भी बताया है। मुंबई क्रूज ड्रग्स को लेकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने वानखेड़े का सर्टिफिकेट शेयर कर उनके मुस्लिम होने का दावा किया था, जिसे उन्होंने सही बताया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से की गई और कहा कि वानखेड़े एक मुस्लिम है, उन्होंने फर्जी जाति सर्टिफिकेट बनवाकर सरकारी नौकरी हासिल की। मलिक ने कहा कि पहले भी बहुत सारी शिकायतें आती रही कि लोग फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी हासिल कर लेते हैं, इसीलिए एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई है और इस कैटेगरी में कोई नौकरी लेता है तो उसके सर्टिफिकेट को वैलिड करना जरूरी होता है। तमाम तरह के जो आरोप हैं वो लगाए गए हैं समीर वानखेड़े पर। जाति सर्टिफिकेट का आरोप लगाया गया है कि नकली जाति सर्टिफिकेट उनकी तरफ से बनाया गया है। इसी के साथ एक खत का उन्होंने जिक्र किया। इस खत में क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। जो खत वो बता रहे हैं कि उनके पास था, इस खत में उन्होंने बताया कि चिट्ठी में अधिकारी ने बताया है कि दफ्तर में कुछ विशेष अधिकारियों का गिरोह बना हुआ है। फर्जी मामलों में लोगों को फंसाया जाता है, पैसे वसूले जाते हैं, जो ईमानदार अफसर है उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। ये भी कहा कि उस लेटर में जिन 26 मामलों की बात कही गई है, अगर उसकी जांच होती है तो और भी कई चीजों का खुलासा इस दौरान हो सकता है। तो ये तो वो तमाम आरोप थे जो लगाए गए हैं समीर वानखेड़े पर, लेकिन वानखेड़े ने इन सभी आरोपों को झूठा बताया है। वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर वानखेड़े की तरफ से क्या कहा गया। उन्होंने कहा कि ये सब झूठ और मजाक है, कहा कि जो भी करना है करने दो, सब गलत है। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ कई आरोप लगाए जा रहे हैं जिसके लिए हम जुडिशरी और कानून की मदद लेंगे और ड्रग्स को हटाने के लिए जेल भी जाना पड़ेगा तो ये मंजूर है। समीर वानखेड़े ने ये कहा। वो कह रहे हैं कि जो जांच उनकी तरफ से शुरू की गई है वो उस पर यूं ही बरकरार रहेंगे। तो एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े भी गंभीर आरोपों के घेरे में हैं। ऐसे में उनकी पत्नी क्रांति रेडकर वानखेड़े ने उनकी सफाई में कहा कि मुझे पुलिस सुरक्षा दी गई है क्योंकि हमारे परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही है। अगर समीर वानखेड़े को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में उनके मौजूदा पद से हटा दिया जाता है तो बहुत से लोगों को फायदा हो सकता है। और वहीं इस ड्रग्स के इस मामले में अब तक कई अहम खुलासे हो चुके हैं और अब इस मामले में आर्यन के बाद अनन्या पांडे भी मुश्किलों में फंसी हुई नजर आ रही हैं। ड्रग्स को लेकर हुई आर्यन और अनन्या की नई चैट्स मिली हैं। इस चैट में ड्रग्स के लेन देन के साथ एनसीबी का भी जिक्र हुआ है। बताया जा रहा है कि आर्यन ने चैट में दोस्तों को एनसीबी के नाम से डराया भी। इस व्हाट्सएप चैट के जो स्क्रीनशॉट सामने आए हैं वो भी आपसे साझा करेंगे। उनमें एक स्क्रीनशॉट ग्रुप का भी है, ग्रुप चैट उसमें की गई है जिसमें आर्यन को कोकेन टुमारो का प्रस्ताव देते हुए देखा गया। बता दें कि पहला चैट मैसेज जुलाई 2019 का है। इन व्हाट्सएप चैट में अनन्या पांडे और आर्यन खान ड्रग्स पर चर्चा करते दिखाई दिए, जिसे आर्यन ने वीड बताया। इस पर अनन्या ने कहा कि इसकी डिमांड जो है वो काफी है। तो आर्यन के फोन से व्हाट्सएप डाटा में क्या कुछ खुलासे हुए वो आपको बता दें। वीड का जिक्र किया। अनन्या कहती है कि डिमांड में है, मैं तुमसे ले लूंगा सीक्रेटली। तो अनन्या कहती है ठीक है, मैं अब इस बिजनेस में हूँ,
तुम वीड लाई हो, आर्यन पूछते हैं। मुझे मिल रहा है, कल कोकेन लेते हैं। तो ये तमाम ऐसी बातें जो चैट के जरिए हुई हैं अनन्या के बीच में और आर्यन के बीच में, और अब ये चैट सामने आई है जिसके बाद अब अनन्या की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्हें भी एनसीबी दफ्तर जाना पड़ा पूछताछ के लिए। तो आर्यन खान के फोन से मिले व्हाट्सएप डाटा में 2 अन्य लोगों के साथ ड्रग्स पर हुई ग्रुप चैट भी सामने आई है। एनसीबी के पास आर्यन खान की वो सभी चैट्स मौजूद हैं जिसमें उनकी ड्रग्स को लेकर अनन्या पांडे के अलावा 3 दूसरे सेलिब्रिटी किड्स के साथ भी बातचीत हुई है। चैट्स को लेकर अनन्या आर्यन से पूछताछ हो रही है और फिलहाल सुनवाई जारी है। अब देखना होगा कि आर्यन को जेल होगी या फिर बेल मिलेगी, क्योंकि हर कोई यही चाह रहा है कि इस मामले में पूरी सख्ती बरती जानी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। क्योंकि जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, उनके बच्चे हैं, स्टार किड्स हैं, जो हमारे समाज के बच्चे हैं, वो सभी उनको देखा देखी खुद को उनमें आंकते हैं। तो ऐसे में उन बच्चों को ये लोग प्रभावित ना करें, ये सीख देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसी भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं और अब ये देखना होगा कि क्या आज उन्हें बेल मिल पाएगी, रिहाई मिल पाएगी या नहीं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो मामले के सभी प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि गवाहों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने जल्द से जल्द दर्ज करवाए जाएं। मामले की जांच के दौरान एसआईटी को मिले वीडियो सबूतों का लैब परीक्षण तेजी से पूरा करने के लिए भी कोर्ट ने कहा है। पिछले 2 सुनवाई में यूपी सरकार की तरफ से गठित एसआईटी की जांच पर असंतोष जता चुके जजों ने आज कहा कि जांच में अब थोड़ी प्रगति देखने को मिली है। कोर्ट ने यह भी कहा कि घटना के दौरान मौजूद 4 से 5 हजार लोगों की भीड़ में से गंभीर गवाहों की पहचान जरूरी है। यूपी सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि 68 गवाहों की पहचान हुई है। इनमें 43 के बयान दर्ज हुए हैं। कुल 30 गवाह हैं जिनके बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुए हैं। इन 30 में से 23 ने खुद को चश्मदीद गवाह बताया है। वहीं कोर्ट ने गवाहों की सुरक्षा पर भी सवाल किया। इसके जवाब में साल्वे ने बताया कि जरूरत के मुताबिक उन्हें सुरक्षा दी जा रही है। कोर्ट ने लिखित आदेश में इस बात को दर्ज किया, साथ ही अपनी तरफ से भी निर्देश दिया कि गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कोर्ट ने लखीमपुर के जिला जज से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि गवाहों के धारा 164 के बयान दर्ज करने के लिए मजिस्ट्रेट उपलब्ध रहें। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है और कहा कि बीजेपी आरएसएस के झूठ का पर्दाफाश करना होगा। सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी के महासचिवों
और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक में ये नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि देश के जुड़े अहम मुद्दों पर कांग्रेस रोज बयान जारी करती है, लेकिन मेरा अनुभव है कि वो जमीनी कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंचता है। नीतिगत मुद्दों पर राज्य स्तर के नेताओं में मुझे वैचारिक स्पष्टता और एकजुटता की कमी और दिखती है। बता दें कि इस बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई नेता मौजूद थे। ये बैठक सदस्यता अभियान, महंगाई के मुद्दे पर शुरू होने वाले जन जागरण अभियान और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। इसके अलावा इस बैठक में लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी और नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल हुए थे। बढ़ते आगे, दुनिया भर में लोगों ने कोरोना महामारी का दंश झेला, अपनों को खोया। ऐसे में जब लगा कि अब थोड़ी राहत है तो कोरोना का कोई नया रूप तबाही बनकर सामने आ गया। अब ब्रिटेन में तबाही मचाने वाला कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का ही एक नया रूप AY.4 अब भारत में भी मिल गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 6 मरीज इस वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। CMHO BS सैत्य ने बताया कि सभी मरीज पूरी तरह से वैक्सीनेटेड थे, लेकिन ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि क्या AY.4 वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है। इस पर सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पूर्व डायरेक्टर राकेश का कहना है कि अभी इस बात के कोई सबूत नहीं है कि AY.4 के कारण ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन या री इन्फेक्शन या फिर संक्रमण बढ़ सकता है। AY.4 कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट का ही सब लाइनेज है। ये भी कहा है कि ये कोई नया वेरिएंट नहीं है, अभी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना होगा क्योंकि कोरोना अभी तक गया नहीं है। अब खबर राजस्थान के धौलपुर से है, जहां के सेपऊ थाना इलाके में आग का तांडव देखने को मिला। बताया जा रहा है कि यहां देर रात 30 बीघा फसल के चारे में अचानक आग लग गई, जिसके बाद आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। तो वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग को काबू करने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक 30 बीघा फसल जलकर खाक हो गई। आप तस्वीरें देख सकते हैं कितनी भयानक ये आग है और ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आग लगने की वजह से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। ये हुआ कि वहाँ पे खेत में करब रखी हुई थी और सारे गले में किसी आदमी ने पहले तो उन पे पेट्रोल छिड़की गई है, पेट्रोल छिड़के के बाद आग लगाई गई है। ओडिशा के बोलंगीर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक स्कूल टीचर के कत्ल की वारदात ने इलाके में सनसनी मचा दी। आरोप है कि स्कूल में बीते कई दिनों से सेक्स रैकेट का गोरख धंधा चल रहा था। कई बार जिसकी सूचना पुलिस प्रशासन को भी दी गई थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद स्कूल टीचर के अचानक गायब होने की खबर सामने आई। फिलहाल पुलिस को मामले की सूचना दी गई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी की योगी सरकार लगातार अपराधियों के खिलाफ नो टॉलरेंस की नीति चला रही है और इसी का परिणाम है कि प्रदेश में माफिया किस कदर प्रदेश को छोड़कर जाने लगे हैं और कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने भी आई हैं। ताजा मामला मुजफ्फरनगर का है, जहां एक शातिर अपराधी खुद स्थानीय थाने पहुंचा और अपने तमाम अपराधों को खुद ही कबूल करने की बात करने लगा। अब इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बसरुद्दीन है तो बसरुद्दीन वही वाला बसरुद्दीन है गैंगस्टर वाला। हाँ बच्चे है तू यहाँ कैसे आया? हाँ कब कैसे आया? हाँ रजिस्टर के बारे में फीडिंग के बारे में आपका ही अपराध का सौदा करने आया है। डर क्या आया जी? तो गैंगस्टर जो था पांच चल रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? बसरुद्दीन। पिताजी का नाम? छोटा। हाँ छोटा। क्या है मामला? मां मोक्षदायिनी गंगा धाम ट्रस्ट की तरफ से कुरुक्षेत्र में जन कल्याण एवं प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लक्ष्य चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। पूजनीय श्री हरिओम जी महाराज की तरफ से इस महायज्ञ को 22 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 तक किया जा रहा है। 27 और 28 अक्टूबर को संत समागम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बद्रिकाश्रम के पूजनीय शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज
काशी सुमेर पीठ के पूजनीय शंकराचार्य जी महाराज और परमहंस स्वामी हरि चैतन्य जी महाराज के नेतृत्व में देश के प्रतिष्ठित महामंडलेश्वर संत महात्मा एवं विशिष्ट महानुभाव मौजूद रहेंगे। ट्रस्ट की तरफ से इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महायज्ञ के खर्च के लिए शासन से 5 करोड़ रुपए के अनुदान का निवेदन किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज।